Assalamu alaikum dear students. Welcome to mechanics lecture number 24. In this lecture, we will discuss about Newton's universal law of gravitation. So I'm Dr. Parvez Ahmad. So let's start today's lecture. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. जो लेक्चर का उन्वान है वो है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन. So please remember there are some facts and figures that you need to understand before we proceed towards Newton law of universal gravitation. वो चीज़ें है क्या? तो पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि when Newton first wrote the universal law of gravitation कि न्यूटन ने जब पहली दफ़ा न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को लिखा सो ये फर्स्ट टाइम था कि किसी ने इस तरह का कोई थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन वो फिजिक्स में दिया ये फर्स्ट टाइम था कि किसी ने मैथ्स के फॉर्म में एक थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन दिया हो जो कि मतलब एक फिजिक्स को एक्सप्लेन कर रही हो and used to and uses to predict something that is an agreement with the observations. ठीक है, मतलब ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम था कि किसी ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज़ करके एक फिजिकल फिनोमेना या ऐसी फिनोमेना जो फिजिक्स के अंदर एग्जिस्ट करती हो और उसको एक्सप्लेन किया हुआ हो. ये फर्स्ट टाइम था कि कोई ऑब्जर्वेशन को एक मैथमेटिकल फॉर्म में पेश किया गया हो जो कि क्या हो जो कि एक्सपेरिमेंट से एग्री करता हो. सो दिस वाई फॉर दिस रीजंस Newton formulations of his universal gravitation is considered the beginning of the theoretical physics. मतलब न्यूटन जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है इसी की वजह से जब न्यूटन ने इसकी फॉर्मुलेशंस की तो इसकी वजह से लोग इसको एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि ये बिगिनिंग ऑफ व्हाट बिगिनिंग ऑफ द थियोरेटिकल फिजिक्स. ये थियोरेटिकल फिजिक्स की इब्तिदा है. न्यूटन ने जब क्या किया थ्योरेटिकल जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा. ठीक है, तो उससे लोगों ने यहाँ से न्यूटन की जो ये काविश थी इसकी वजह से इसको जो थ्योरेटिकल फिजिक्स है इसकी इब्तिदा कहा जाता है इसको. ठीक है, and he was being considered as one of the theoretical physicists, one of the great theoretical physicists of that time. ठीक है, कि यहाँ से जो उसकी शोहरत है न्यूटन की जो शोहरत है वो यहाँ से वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुँच गया और जो साइंटिफिक कम्युनिटी है जो मेजर लीडर थे उस वक्त साइंस में या मैथ्स में उसमें उसमें अपना नाम वो कमा लिया. ठीक है, so in modern time this plus the many other things he did have led to the consensus that Sir Isaac Newton was the greatest scientist who ever lived. ठीक है, तो इसी वजह से उसकी जो कंट्रीब्यूशंस है मुख्तलिफ फील्ड्स में जो उसने न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दिया उसके बाद लॉ ऑफ मोशंस दिए और इसके साथ ही बहुत सारी इसकी कंट्रीब्यूशन है कैलकुलस में. तो इन्हीं कंट्रीब्यूशंस की वजह से जो सर आइजक न्यूटन है उसको अपने टाइम का एक अजीम साइंटिस्ट माना जाता है कि जो कभी पैदा हुआ था. अच्छा, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वो क्या है? ये जो लॉ बेसिकली है दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ डिस्क्राइबिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. ये लॉ जो है ये बेसिकली जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन है दो बॉडी के बीच ये इसको डिस्क्राइब करता है. ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लॉ का मतलब ये होता है कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है. ये लॉ एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, इसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है. लॉ तो बेसिकली हर लॉ वो होती है लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं ये जस्ट वो थ्योरेटिकल असेंबलिंग नहीं है, थ्योरेटिकल डिराइव वो नहीं है सिर्फ, लेकिन एक्सपेरिमेंटली साबित शुदा लॉ है कि ये क्या करती है डिस्क्राइब करती है ग्रेविटेशनल फोर्स को बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो न्यूटन रीजनिंग इसी लॉ के अंदर जो न्यूटन की रीजनिंग थी वो क्या थी? वो ये थी कि द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अट्रैक्शंस बिटवीन द टू लार्ज ऑब्जेक्ट दैट इज अर्थ मून्स एक्सेट्रा इज द सेम फोर्स एज द अट्रैक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द अर्थ. ठीक है, कि इसी लॉ के अंदर जो मैजिक रीजनिंग थी
वो रीजनिंग ये थी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लार्ज ऑब्जेक्ट के बीच, मतलब जो हैवी ऑब्जेक्ट है जिस तरह के मून है या अर्थ है या सूरज है, वो बिल्कुल जो वो सेम अट्रैक्शन फोर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है ना उसको अर्थ अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करती है। अच्छा, तो यहाँ पर आते हैं न्यूटन्स क्वेश्चंस कि न्यूटन का जो क्वेश्चन था कि if the force of gravity is being exerted on the object on earth, so what is the origin of that force? कि मतलब जो क्वेश्चन एक था जो न्यूटन ने पूछा कि वो ये था कि अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट्स पे अर्थ की वजह से लगती है, ठीक है, एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ के ये जो मतलब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये बॉडीज़ पे लगती है, जो भी बॉडीज ज़मीन पर है ये उन पे रिएक्ट करती है। सो व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दैट फोर्स? अब ये है कि इसकी जो ओरिजिन है मतलब ये फोर्स आती कहाँ से है। एंड वी रिमेंबर दैट स्टेल that is still being what's called that is still a mystery। ये अभी तक एक राज ही है। मतलब साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये पार्टिकल्स की वजह से होती है। मतलब जो मॉडर्न फिजिक्स आप पढ़ते हो या न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हो या एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ते हो तो उसमें ये मतलब है एक सोल्यूशन है कि दिस फोर्स इज बेसिकली गॉन मीडिएटेड बाय द पार्टिकल ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन की वजह से है और ग्रेविटॉन स्टिल येट टू बी डिस्कवर, वो अभी डिस्कवर होनी है। लेकिन इस केस में हम वो बात नहीं करते क्योंकि वो इस कोर्स की स्कोप से बहुत ही दूर है। तो यहाँ पर न्यूटन ने जो क्वेश्चन पूछा okay what is the origin of that force, so Newton realization was that this force must come from the earth। तो उस वक्त जो न्यूटन की जो रियलाइजेशन थी वो ये थी कि ये फोर्स जो है ये आती है, ये किधर से आती है, ये ज़मीन से आती है। और इसके साथ ही उसने रियलाइज़ किया कि ये जो फोर्स है ये मतलब यही फोर्स है जो कि मून्स को अपने ऑर्बिट्स में रखती है। मतलब उसने कहा कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है यही फोर्स मतलब क्या करती है, यही फोर्स मून्स को या चांद को अपने ऑर्बिट में रखती है, ठीक है। सो द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन यू इज हाफ ऑफ ए न्यूटन थर्ड लॉ फेयर, ठीक है। जिस तरह न्यूटन थर्ड लॉ में आपने कहा था कि फोर्स एग्जिस्ट इन फेयर्स, कि फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन फॉर्म में वो करती है कि आप एक फोर्स रिएक्ट करती है तो दूसरा बॉडी, एक बॉडी एक्शन करती है तो दूसरा उसका रिएक्शन वो देता है, दैट इज अर्थ। इसी तरह से अर्थ एक्सर्ट ए डाउनवर्ड फोर्स ऑन यू एंड यू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द अर्थ। कि अर्थ आप पे क्या करती है, डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करती है और आप उसके बदले में एक अपवर्ड फोर्स वो क्या करती है, आप एक अपवर्ड फोर्स आप ज़मीन पे अप्लाई करते हो। सो व्हेन देयर इज सच अ लार्ज डिफरेंस इन द टू मैसेस, मतलब आपको पता है कि आपके वज़न में और ज़मीन के वज़न में मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब इतना ज़्यादा फ़र्क हो दो मासेस के दरमियान, सो द रिएक्शन फोर्स दैट इज़ द फोर्स यू एक्सर्ट ऑन द अर्थ इज़ अनडिटेक्टेबल। मतलब कि हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी बहुत ही स्मॉल है, दूसरा बॉडी बहुत ही लार्ज है। अब एक बॉडी आप पे फोर्स अप्लाई कर रही है, अब आप उसके मुकाबले में एक रिएक्शन फोर्स दे रहे हैं, लेकिन चूंकि आपकी मास दूसरी बॉडी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है तो आपका जो रिएक्शन है वो अनडिटेक्टेबल होगा। बट फॉर द ऑब्जेक्ट बट फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट विद masses closer in size to each other it can be significant। लेकिन अगर दो masses है और दोनों masses की जो mass है वो comparable है, मतलब they are somehow equal masses or somehow relative masses, so उस केस में जो reactions होगा वो क्या होगा, मतलब वो महसूस के काबिल, वो मतलब उसको महसूस किया जा सकेगा, मतलब वो इसको महसूस करेंगे। मिसाल के तौर पर आप इस फिगर में देख सकते हैं कि वी हैव द अर्थ exert a gravitation force on the moons, ठीक है। and similarly we have a moons, so the moons have gravitation force exerted on the moon by the earth। कि मून है, मून पे ग्रेविटेशन फोर्स होती है किसकी वजह से, अर्थ की वजह से। सिमिलरली हमारे पास अर्थ है, अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स होती है और किसकी वजह से होती है, ये मून की वजह से वो होती है। So gravitation force, the gravitation force one body exert on the second body is directed toward the first body and is equal and opposite to the force exerted by the second body on the first. So must be true
फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ, मतलब ये बिल्कुल ऐसी है जिस तरह के न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक है कि फर्स्ट बॉडी जो है वो सेकंड बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है, सेकंड बॉडी रिटर्न में फर्स्ट बॉडी पे वो फोर्स अप्लाई करती है, मतलब दोनों बॉडीज एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करती है। एंड बी रिमेंबर दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब ये रिपल्सिव फोर्स नहीं है, और ये एग्जैक्टली बिल्कुल न्यूटन्स का थर्ड लॉ के मुताबिक है। So the force of attraction between the two small masses is the same as the force between the earth and moon, earth and sun, etc. मतलब अब ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ बड़ी बॉडीज के दरमियान हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब ये फोर्स बिल्कुल सेम है जितना बड़ी बॉडीज के दरमियान है, इसी तरह ये छोटे बॉडीज के दरमियान भी होगा। लेकिन बाद में फिर जब हम इस लॉ को डिस्कस करेंगे तो उसमें फिर हम देखेंगे कि बड़े बॉडीज पे ये ज़्यादा क्यों है, छोटी बॉडीज पे ये कम क्यों है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। सो बाय ऑब्जर्विंग द प्लैनेटरी ऑर्बिट्स न्यूटन कंक्लूड दैट the gravitation force decreases as the inverse of the square of the distance between the masses। ठीक है, कि जब न्यूटन्स ने प्लैनेट्स की ऑर्बिट्री, जो प्लैनेट्स की मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में मोशन से जब उसको न्यूटन ने ऑब्जर्व किया तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब वो क्या है, इसी मकदार में ये डिक्रीज करती है मुख्तलिफ मैथ्स के दरमियान, ये इसी रिलेशंस के मतलब 1/r² के मुताबिक ये क्या करती है, ये डिक्रीज करती है। सो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? तो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है कि every particle and the universe attract every other particles and the universe with a force that is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। कि कायनात में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है, ये जो फोर्स है ये इनकी जो मैसेज है इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शंस है, और जो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि द फोर्स दैट एक्सर्ट one object on the second object is equal magnitude to the force that exerted by the second object on the first object, but it should be in the opposite direction, is proportion to the product of their masses, that is m1 and m2, and inversely proportion to the square of the distance between them, that is 1/r²। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ की। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है, मतलब यहाँ पर ये देख सकते हैं दिस इज बॉडी फर्स्ट, दिस इज बॉडी सेकंड, बॉडी फर्स्ट हैज मास m1, body 2 has mass m2। तो ये जो force है F21 is basically the force that has been exerted on mass m2 by the mass m1, और similarly F12 is the force that is being exerted at mass m1 by mass m2, और ये इनके दरमियान डिस्टेंस है, और ये जो फोर्स है इनकी डायरेक्शन है should be directed from first to second and from the second it should be directed from second to first। मतलब यहाँ पर शुरुआत इधर से होती है तो मतलब डायरेक्शन ये वाली होगी, डायरेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। सो इट मस्ट बी ट्रू फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ, जिसमें हम एक्शन रिएक्शन को कहते हैं, और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज along the line joining the two masses। ठीक है, जो लाइन इन दोनों मैसेज को ज्वाइन करती है इनकी डायरेक्शन उसी लाइन पे ही होगी। अच्छा, so the force between the two small masses has the same origin, that is gravity, as the force between the earth and the moons, the earth and the sun, etc। इस तरह हमने पहले बात की कि ये वाली जो फोर्स है ये बिल्कुल मतलब जिस तरह बड़े ऑब्जेक्ट के दरमियान है, मतलब अर्थ है और मून है या अर्थ और सन है, इसी तरह छोटे ऑब्जेक्ट के दरमियान भी मतलब होगा, और इसी तरह रिएक्ट कर जिस तरह न्यूटन का लॉ है। सो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ के मुताबिक दिस फोर्स इज रिटन एज एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। अब इसमें जो g है ये है हमारे पास एक कांस्टेंट है, और इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, और g जो है इट इज़ मेजर्ड एंड इज द सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट। ठीक है,
जी जो है मेजर क्वांटिटी है, और ये तमाम के तमाम जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए इसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है। तो जी मस्ट बी द सेम, अगर बॉडी छोटी है या बड़ी है सबके लिए जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू वो सेम है। मेजरमेंट ऑफ जी इन द लैब इज टेडियस एंड सेंसिटिव बिकॉज इट्स सो स्मॉल, ठीक है, कि जी को मेजर करना लैब में एक नहायत ही मुश्किल काम है। और क्यों क्यों मुश्किल काम है कि बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है, और जो ऑपरेटिस यूज़ होती है वो ज़्यादा ही सेंसिटिव है, और इसकी जो वैल्यू है वो नहायत ही स्मॉल है। और ये काम फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया कैवेंडिश लैब में बाय कैवेंडिश इन 1789 में। और जो ऑपरेटर्स वो उसने यूज़ किए थे, दैट इज़ यू कैन सी इट हेयर इन दिस पर्टिकुलर फिगर। ये जो ऑपरेटर्स कैवेंडिश ने यूज़ किए थे फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ जी, इस जी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, सो इट्स द सेम दैट यू कैन सी इट हेयर, दैट्स कॉल्ड कैवेंडिश मेजरमेंट ऑपरेटर्स। और आजकल मतलब जिस लैब में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था उसी लैब को इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से जो साइंटिस्ट था कैवेंडिश, उसी के नाम से उस लैब को जाना जाता है, कैवेंडिश लैब, ठीक है। सो ए मॉडर्न वर्जन ऑफ कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट्स, जो मतलब उसका जो मॉडर्न वर्जन है उसके अंदर क्या क्या है इस ऑपरेटर्स के अंदर। सो वी हैव टू स्मॉल मैसेज। तो मॉडर्न कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास दो बड़े मैस होते हैं, ठीक है। दे आर फिक्स एट द एंड ऑफ ए लाइट हॉरिजॉन्टल रॉड, ठीक है, ये एक लाइट हॉरिजॉन्टल रॉड है, इसके साथ ये फिक्स होते हैं, ठीक है। सो टू लार्जर मासेस वो प्लेस नियर द स्मॉलर वंस, और ये जो स्मॉलर मास है इसके साथ ही दो बड़े मास को वो प्लेस किया जाता है, ठीक है। सो द एंगल ऑफ रोटेशंस, जब वो छोटे बॉल के साथ बड़े बॉल्स को वो रखा जाता है, सो देयर माइट बी सम रोटेशंस। तो रोटेशन होती है जो फाइबर इसके साथ एक मिरर्स को वो लगाया गया होता है, तो जब बड़े बालों को छोटे बालों के करीब लाया जाता है तो देयर वी हैव रोटेशंस, वो रोटेशंस होती है, और उन रोटेशंस को मेजर किया जाता है। तो यूज न्यूटन सेकंड लॉ टू गेट द वेक्टर फोर्स बिटवीन द masses, so relate to the angles of rotations and then extract the g value, फिर उसी से g की वैल्यू वो निकाली जाती है, जो कि हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में है कि फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। तो अगेन इसमें जो हमारे पास g है दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट्स, मेजरमेंट फाइंड्स measurement finds in SI units, कि अगर SI units में इसकी G की जो वैल्यू है that is equal to 6.67 10 raised to power minus 11 न्यूटन square for kg square। and we remember कि जो force है the force given above is strictly valid only for a very small masses m1 and m2, that is point masses and uniform sphere। तो मतलब जो small object है मसलन मिसाल के तौर पर point masses है और यूनिफॉर्मली स्क्वायर है, तो उनके लिए ये जो लॉ है ये वैलिड है। और अदर ऑब्जेक्ट नीड इंटीग्रल कैलकुलस, तो दूसरे जो ऑब्जेक्ट है अगर वो यूनिफॉर्म स्क्वायर नहीं है तो उनके लिए हम इंटीग्रल कैलकुलस वो यूज़ करते हैं। सो द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ, एंड दिस लॉ इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मतलब इसी लॉ में जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है varies as the inverse square of the separations of the particles, कि पार्टिकल की जो सेपरेशन होती है और उसके इनवर्सली स्क्वायर ऑफ दैट inverse to the square of that distance वो varies करती है। So the law can also be expressed in the vector form, इस law को हम vector form में भी नोट करते हैं, and this vector form you can see it here, force with the arrow head, the 1 2 is equal to minus g m1 m2 divided by r21 square, that is unit vector r21। और इसको हमने बात की थी कि 1 2 से मुराद ये है कि जो फोर्स एग्जर्ट करती है बॉडी ऑफ मास m1 m2 बॉडी ऑफ मास m2 पे, ठीक है, एंड इट्स डायरेक्टेड फ्रॉम 1 टू द सेकंड फोर्स, या मतलब है ये एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई करती है एंड इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट बॉडी टू द सेकंड बॉडी। इसमें जो नेगेटिव साइन है दैट इज़ बेसिकली अ सिंबल ऑफ अट्रैक्शन, ये सिंबल की अट्रैक्शन है, मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। नाउ वी हैव टू सिंपलीफाई द आर्गुमेंट्स के मतलब है
कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि F12 इज बेसिकली इक्वल टू माइनस GM1 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21। सो व्हाट इट मीन, अब देखें यहाँ पर ये हमारे पास बॉडीज है M1 M2 और ये हमारे पास फोर्सेस है। सो फोर्स 1 2 का मतलब ये होता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल 1 ऑन पार्टिकल 2। फोर्स 2 1 का मतलब है फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल 2 ऑन पार्टिकल 1। और मतलब यहाँ पर है कि फोर्स 2 1 इज इक्वल टू माइनस फोर्स F12। This tells us that the forces form in Newton's third law, action reaction pair, as expected. So the negative sign in the above vector quantities tell us that the particle 2 is attracted toward the particle 1. तो अगेंस्ट मतलब वही कंडीशन है कि फोर्स हमारे पास ये है। सो बी रिमेंबर ग्रेविटी इज अ फील्ड फोर्स। जिस तरह हमने शुरू में जब फोर्सेस को हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि कुछ फोर्सेस हमारे पास है जिसको हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं, जिसमें बॉडीज के दरमियान फिजिकल कॉन्टैक्ट होती है। लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, ये फील्ड फोर्स है। मतलब पार्टिकल के दरमियान एक फील्ड होती है और इसमें जो पार्टिकल्स है दे आर इंटरैक्टिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर फील्ड। So that is always exists between the two masses regardless of the mediums between them। कि ये वाली जो फील्ड है ये हमेशा दो मैसेज के बीच वो एग्जिस्ट करती है कि चाहे उनके दरमियान कोई सा भी मीडियम हो। So the gravitational force decreases rapidly as the distance between the two masses increases। तो मतलब अगर जब दो मैसेज है उनके दरमियान अगर डिस्टेंस वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो रैपिडली वो डिक्रीज करती है। दिस इज एन ऑब्वियस कंसीक्वेंसेस ऑफ द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये जो हमारे पास जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, जिस तरह के कूलम्स लॉ है, ये उसका एक ज़ाहिरी मतलब है। हम इसको कह सकते हैं कि इसका एक ज़ाहिरी वो रद्द अमल मतलब है। सो बाय दैट यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। that is spacecraft, it's 2r, that is 2 times the radius of the earth। so मतलब हमारे पास इस स्पेस क्राफ्ट है जो कि एक रेडियस में मूव कर रही है, जो कि रेडियस है ट्वाइस टू द रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो आपने उसके पर्टिकुलर्स को फाइंड आउट करना है, उसकी स्पीड को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, सॉरी रेडियस को, रेडियस ऑलरेडी गिवन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू, अब यहाँ पर देखें कि यू आर बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सैटेलाइट और द स्पेसक्राफ्ट एंड द अर्थ। तो यहाँ पर देखें कि रेडियस दिया हुआ है, अर्थ रेडियस इज आर ई इज इक्वल टू 6320 किलोमीटर्स ये है। तो जो स्पेस क्राफ्ट की जो रेडियस है दैट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ। so mass की अर्थ की जो mass है is also given। so force of gravity is given by this particular relations, as you know that। so at the surface of the earth r is equal to re। so find out the weight, that is Fg is equal to weight। so weight हमारे पास इस पर्टिकुलर कंडीशन में बराबर है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के। मतलब जो कि इस कंडीशन में हम इसको कहते हैं कि हमारे पास फोर्स है, तो रेडियस जो बराबर है, रेडियस जो गिवन है वो है ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करते हो, सो यू गेट द वैल्यूज and you do the calculation and you find the force or the weight which is equal to 4,900 newtons। that is basically the weight of that spacecraft that's given in the example। Similarly, force on the moons, you can calculate the force on the moons by utilizing the applications of the Newton law of universal gravitation। मतलब इस कंडीशन में आपके पास जो गिवन क्वांटिटीज होगी वो मतलब है आपको दिया गया होगा mass of the earth, mass of the moons। Similarly, you will be given mass of the suns, so radius of the earth, you will be given radius of the sun। so you will be asked to calculate the total force। so the total force is basically the sum of all the forces। so you are being asked to find the net force on the moons due to the gravitational attraction of both the earth and the sun। ठीक है, कि अर्थ आपको पता है कि मून्स पे क्या है, मून्स पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है रिएक्ट करती है बिकॉज ऑफ द सन्स एंड बिकॉज ऑफ द मून्स। सो क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है कि आप दोनों को कैलकुलेट करें, assuming that they are at right angle to each other। और आपने ये assume करना है कि दोनों वो क्या है कि जो
ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ है या ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सन है, वो दोनों मून्स के क्या है, मून्स के राइट एंगल पे है। तो आपने जस्ट सिंपली दोनों को कैलकुलेट करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सन, और दोनों को फिर वेक्टर सम है, और वेक्टर सम से आपके पास मतलब वो जो टोटल फोर्स है वो आ जाएगा। और फिर इसी से आपने टेंजेंट थीटा का जो कंसेप्ट है या जो फार्मूला है उसी को यूटिलाइज करके आपने एंगल थीटा को वो फाइंड आउट करना है। यू कैन डू दैट, वेरी सिंपल। So that's all we have for this lecture. Thank you very much for watching. See you again in the next lecture. Till then, bye bye.